हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम टू परफेक्शन 5.0 एवरीवन। कुछ चीजें बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी, छोटी सी समरी में बताऊंगी जो परफेक्शन 5.0 या परफेक्शन बैच को अटेंड करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज है कि जिस दिन तक आपको आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता उस दिन तक आपको परफेक्शन रेगुलरली करना है। एक सिंगल डे भी मिस नहीं करना किसी भी हालत में, रोज करना है। एक सिंगल डे भी मिस नहीं होना चाहिए, मीन्स 1 आवर डेली। क्या मैं ये सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? यस। जिस दिन मेरी तरफ से क्लास नहीं होगी उस दिन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। जिस दिन अगर आप क्लास नहीं ले पाएंगे आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ये हम दोनों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन एक सिंगल डे भी मिस नहीं होना चाहिए परफेक्शन। किसी दिन मिस हो भी गया बाई चांस तो अगले दिन 2 क्लास देख लो, लेकिन देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको परफेक्शन बैच से क्या एक्सपेक्ट करना है? आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं? हम इंग्लिश कोई सब्जेक्ट की तरह नहीं सीख रहे हैं, हम इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह सीख रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है एप्लीकेशन। बहुत बार परफेक्शन में आने के बाद बच्चों को डर लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई इतना क्या डिफिकल्ट, ये क्या आ गया, इतना डिफिकल्ट कौन पढ़ाता है, या इतनी सारी वोकैबुलरी याद ही नहीं हो रही है, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट सेंटेंसेस। आपको इस फियर फैक्टर को एलिमिनेट करना है। आपको परफेक्शन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह समझना है कि रोज रोज आप मुश्किल से मुश्किल चीजों को अपने सामने देखोगे। हो सकता है पहले दिन डिफिकल्ट लगे, दूसरे दिन डिफिकल्ट लगे, तीसरे दिन डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलरली आते जाओगे वो डिफिकल्ट चीज आपको ईजी लगने लग जाएगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रेगुलरली आना पड़ेगा और अपने मन के अंदर से सारे फियर्स निकालने होंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। यस, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ और ये चीज पिछले जितने परफेक्शन हुए सब में देखा है। आप 10 दिन भी लगातार आओगे ना परफेक्शन में, स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत मुश्किल होते हैं परफेक्शन के। हर दिन मन करता है यार आज नहीं करता, हर दिन मन करता है नहीं यार मेरे बस का नहीं है, हर दिन दिल कहेगा यार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप 10 दिन रेगुलरली आ गए परफेक्शन में तो 11वां दिन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अपना कह सकते हैं अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज जो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ, सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी कॉपीज में लिख लेंगे जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO की कर रहे हैं, RRB PO की कर रहे हैं, SSC CGL की कर रहे हैं, कैट की कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपीज में सभी लोग लिखेंगे कि ये दुनिया का इजीएस्ट पेपर है, इट इज द इजीएस्ट एग्जाम और आई विल डेफिनेटली क्रैक इट, और मैं इसको डेफिनेटली क्रैक कर। ये दो चीजें आपको अपने माइंड को बतानी है, माइंड की ट्रेनिंग करनी है। अगली चीज, आपके अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी परफेक्शन से पहले, ये 5 P's होने चाहिए। ये सारे पीस सबको अपने अंदर डेवलप करने हैं। अगर नहीं है तो अभी से काम करना शुरू कर दो इन पीस पे। यही पीस हैं जो आपको फाइनली परफेक्शन देते हैं या फिर सक्सेस देते हैं। तो ये 5 पीस हर किसी के अंदर होने चाहिए। पहला पी है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? रोज रोज करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा। 2 दिन करो 10 दिन नहीं करो कोई फायदा नहीं होगा। बी रेगुलर, जिस चीज को ठाना है उसको रोज करो। दूसरा पी है पेशेंस। 2 दिन में मॉक में फुल मार्क्स नहीं आएंगे, 10 दिन में फुल मार्क्स नहीं आएंगे, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पेशेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड पी इज पॉजिटिव एटीट्यूड।
पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। अपने मन से नेगेटिव बातें करना बंद कर दो, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं कैसे कर पाऊंगा, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन हजारों का होता है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, मैं तो कभी आज तक एग्जाम में पास ही नहीं हुआ हूँ, मेरे तो मार्क्स कभी अच्छे नहीं आए। नहीं, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। अपने मन को सिर्फ पॉजिटिव बातों से ही भरना है। मैं कर लूंगा भाई, मैं टाइम दे रहा हूँ अपना, इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा, सही जगह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है अपने आप से। फोर्थ पी इज प्रैक्टिस। भर भर के प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जब जब मौका मिले तब तब प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, प्रैक्टिस करो, पुरानी क्लास उठा लो, प्रैक्टिस कर लो, पीडीएफ उठा लो, प्रैक्टिस करो। और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो। बार बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, थ्योरी सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। प्रैक्टिस इज द मेन की, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पी विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज प्लानिंग। रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाओ, उसको चेक करो रात को कितनी कंप्लीट हो रही है। टू डू लिस्ट में जैसे जैसे चीजें कंप्लीट हो रही है, टिक लगाते जाओ या क्रॉस करते जाओ। एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब सारे टिक हो चुके होंगे, सारे क्रॉस हो चुके होंगे। तो प्लानिंग करो। और इन सब के साथ एक चीज और मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को करने के लिए, जो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, दैट इज मेडिटेशन। ये आपको एग्जाम टाइम में नर्वसनेस से हेल्प करता है, नर्वसनेस से डील करने में हेल्प करता है। आपको टेंशन नहीं होती, आता आता क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, टाइमर ऊपर चल रहा होगा, आपको ऐसे कपकपाहट नहीं होगी, बटरफ्लाईज नहीं होंगे स्टमक में। स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट करो, धीरे 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 बढ़ा के इसको 10 से 15 मिनट तक ले जाओ। इतना ले आए अपने अंदर, ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोकते हैं, ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस मिलने से रोकते, परफेक्शन पाने से रोकते। बस दीज 5 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक भी नहीं होगा ना, सिलेक्शन मुश्किल है। चलो अब आ जाते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक पे। हाँ, एक प्रेयर से हम स्टार्ट करेंगे रोज का सेशन। प्रेयर से हम क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है और प्रेयर से हम अपने अंदर बता पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर। मेरे साथ सभी लोग रिपीट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds। जो भी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो आज सबसे पहले हम किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके एग्जामिनेशन का लगभग मान लो 30 to 40% है। इस टॉपिक में कमांड बना लिया, मतलब 30 से 40% आपकी तैयारी होगी। इस टॉपिक पे कमांड बनाने के लिए आपको 2 चीजों के ऊपर कमांड बनाना पड़ता है। पहली चीज होती है रीडिंग और दूसरी चीज होती है स्किमिंग। रीडिंग आप कब करते हो? जब आपका जो पैसेज होता है वो शॉर्ट होता है, आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है तो आप रीडिंग कर लोगे। लेकिन जब आपको कोई लंबा पैराग्राफ दिया गया है, लॉन्ग पैसेज दिया गया है, तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप स्किमिंग करते हो, रीडिंग नहीं करते हो। चल, अब रीडिंग करना तो आसान है, आराम आराम से रीड कर रहे हो। बात आती है मैम स्किमिंग कैसे करते हैं? तो आज हम उसी चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज हाउ टू डू स्किमिंग। आप स्किमिंग कैसे करोगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किमिंग करते समय। द फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किमिंग करते समय, आपको जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता
सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगी, आपको जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ऐसे प्रिटेंड करो वो वर्ड लिखा हुआ ही नहीं था, उस वर्ड को क्या करोगे, स्किप करोगे, उस वर्ड की तरफ देखोगे भी नहीं, उस वर्ड को पढ़ोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग एक वर्ड से नहीं निकलता, बहुत सारे वर्ड से निकलता है। तो सबसे पहली चीज, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, जिस फ्रेज का मीनिंग नहीं पता, उसको स्किप करो, इग्नोर करो। दूसरी चीज, किसी भी तरह का डेटा दिया हुआ है, किसी भी तरह का कोई नंबर दिया हुआ है, किसी का भी कोई नाम दिया हुआ है, किसी का भी कोई कह सकते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, किसी का भी कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी क्या करोगे, स्किप कर, उसको भी नहीं पढ़ोगे। डेटा में बस ये देखोगे बढ़ रही है कोई चीज या फिर कोई चीज डिक्रीज हो रही है, बस उस सबको स्किप कर दोगे। तीसरी चीज, कुछ पीपीटीज मैं आपके लिए ऐड कर देती हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, अगली इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट नंबर 3, आप जब स्टार्टिंग में स्किमिंग कर रहे होगे तो आपको ऐसा फील होगा कुछ भी समझ में नहीं आता। जब स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइंस पढ़ स्किमिंग कर रहे होगे तो ऐसी फीलिंग आएगी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप पैसेज में आगे बढ़ते जाओगे और स्किमिंग करते हुए जाओगे, तब जाके आपको पैसेज समझ में आना शुरू होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा पी काम में आएगा, पेशेंस वाला। स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा स्किमिंग में, स्टार्टिंग की 1 लाइन से नहीं समझ आएगा पैसेज क्या कह रहा है, स्टार्टिंग की 2 लाइन से भी नहीं समझ आएगा पैसेज क्या कह रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको पैसेज समझ में आएगा कि पैसेज एग्जैक्टली कह क्या रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक ही बात को ऑथर बार बार कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, दूसरी बार में ना समझ में आए, बट तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो स्किमिंग के लिए क्या जरूरत है? स्किमिंग के लिए पेशेंस की जरूरत है। अगली चीज, ज्यादातर हम स्किमिंग में वर्ब को पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है स्किमिंग में पढ़ते समय? वर्ब और उसका नाम। ये 2 शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्किमिंग में पढ़ते समय। हमारे पास कोई प्रपोजिशन होता है, कोई कंजंक्शन होता है, इनको हम अवॉइड करते हैं। नाउन में भी किसी का नाम होता है, कोई नंबर होता है, उसको हम अवॉइड करते हैं। फिर कोई डिफिकल्ट शब्द आता है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता है, उसको हम अवॉइड करते हैं। स्किमिंग और रीडिंग में फर्क क्या होता है? अगर किसी चीज को आप रीड कर रहे हो 1 मिनट 30 सेकेंड्स में, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप उसी चीज को, सेम चीज को स्किम कर लो 30 सेकेंड्स में। ये डिफरेंस होता है, ये टाइम का गैप होता है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, है ना। लेट्स ट्राई, देखते हैं स्किम आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो लेट्स ट्राई इट आउट। सभी को क्या पहला वाला पैराग्राफ दिख रहा है? इज द फर्स्ट पैसेज विजिबल टू एवरीवन? चलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। हाँ, अब इसको स्किमिंग करनी है, हम सभी साथ में स्किमिंग करें। ठीक है, कैसे स्किमिंग किया ध्यान से देखना। आपने न्यूज टर्न ऑन करी, आपको पता चला एक इंसान मारा गया है इस चीज से। ये वही मॉडल है जो आप यूज करते हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने एनालाइज किया, मैन की थोड़ी सी गलती थी, उस लॉन मेकर की गलती थी। उन्होंने डिजाइन चेंजेस बताए, मैन्युफैक्चरर ने चेंजेस नहीं किए, कंपनी ने फ्लॉड डिजाइन को ही यूज किया। इतने टाइम बाद सिमिलर इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। क्या आप उसके लिए सही हो? मैन्युफैक्चरर क्या आपकी सेफ्टी को पहले रखेगा? बेटा क्लास के है ना, मामी की क्लास चल रही है ना, गेट बंद कर दो। चलो आ जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो है क्या आपकी सेफ्टी को पहले रख रहा था? आपको ये चीज फील होनी चाहिए।
एक सिनेरियो बहुत बार हुआ, ये दिखाता है कि कंपनीज जो है चीजों को फॉलो ही नहीं करती है जब सेफ्टी लॉस की बात आती है। चलो, तो इस पूरे पैसेज को जब हमने स्किम किया तो हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा था कि एक कोई मशीन थी, लॉन मोवर। इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ फॉल्ट्स थे। उस फॉल्ट्स की वजह से एक इंसान की डेथ हो गई। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने कंपनी को बोला कि आप मशीन को ठीक करो, लेकिन इस कंपनी ने इस मशीन को ठीक ही नहीं किया। इसकी वजह से और भी बहुत सारी डेथ्स होती रहीं। तो इस पूरे पैसेज का सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया एक था, और मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया ये था कि कंपनी जो है सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। कोई परेशानी किसी को भी? तो व्हाट वाज द मेन आइडिया? सिर्फ मेन आइडिया ये था कि कंपनी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। कितने लोगों को ये मेन आइडिया समझ में आया था? अब जब मैंने इस पूरे पैराग्राफ को स्किमिंग, जब मैंने उस पूरे आई एम सॉरी फॉर द डिसरप्शन टुडे स्टूडेंट्स, एक्चुअली हाँ आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिकॉज पीपल आर देयर एट माई हाउस। फोकस करते हैं यहाँ पे, है ना। चलो, तो सबसे पहली चीज तो क्या करना क्या है? मान लो मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। मान लो मुझे इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता। मुझे इस फ्रेज का मीनिंग नहीं पता। मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो मुझे क्या कर देना है? मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो मुझे सिंपली इन वर्ड्स को पढ़ना ही नहीं है। मुझे सिंपली सिर्फ क्या पढ़ना है? मुझे सिंपली पढ़ना है कि ये पैसेज कह क्या रहा था। तो जब मैंने इस पैसेज को स्किम किया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मुझे समझ में आए। क्या? इंसान मरा, एक मशीन यूज कर रहा था, वही मॉडल आपके पास भी है। जब एनालाइज किया तो पता चला कुछ गलतियां थी उसकी मशीन में, फिर उन्होंने बोला इस डिजाइन को चेंज कर दो। कंपनी ने डिजाइन चेंज नहीं किया तो और लोगों की डेथ हो गई, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो कंपनीज क्या करती हैं? सेफ्टी लॉस को फॉलो नहीं करती हैं। इसको बोलते हैं स्किमिंग। पहले बताओ समझ आया या नहीं आया? एवरीवन यस और नो? चलो, अब मैं आपको वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ क्योंकि हमारी वोकैबुलरी तो इंप्रूव होती है ना जब हम वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। तो हाइपोथेटिकल मीन्स जो एक्चुअल में नहीं है, जो रियलिटी नहीं है। डबल डाउन करना मीन्स और स्ट्रांगली उस चीज को लेके करना। तो उन्होंने उस गलत डिजाइन को और स्ट्रांगली प्रमोट किया। डबल डाउन किया मतलब और ज्यादा अपनी एनर्जी लगाई। इलस्ट्रेटिंग मीन्स एग्जाम्पल देना। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। उसको क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी। हमें तो छूट मिल गई है उस चीज की। फ्लॉड मीन्स कोई गलती है। इलस्ट्रेटिंग मीन्स किसी चीज का एग्जाम्पल दे। क्लियर सभी को? लॉन मोवर एक तरह की मशीन है जो गार्डन्स में यूज की जाती है, लॉन्स में यूज की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? लॉन मोवर। इट्स अ मशीन। चलो, आपने देखा होगा ना ऐसे लेके घूमते हैं। चलो, इम्प्यूनिटी मीन्स एक तरीके से एग्जेम्पशन, छूट। अब अगला पैराग्राफ है, इसको भी साथ में करते हैं, फिर इसके बाद अगला वाला मैं आपको टाइम दूंगी। चलो करें। करंट सिचुएशन टेस्ला की, इसका एग्जाम्पल है। रेगुलेटर्स को अपने आप को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उनको कंपनीज को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। कांग्रेस को इन कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए पैसे वैसे देके। इतनी सारी जांच के बाद टेस्ला ने 2 मिलियन व्हीकल्स वापस बुला लिए। इनको पता चला कि ड्राइवर्स जो है मिसयूज कर सकते हैं ऑटो पायलट का। ये जो कंक्लूजन्स इनके जैसे सिमिलर है। ऑटो पायलट से सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं होती है, कार बस दूर रहती है कुछ व्हीकल से और स्टीयरिंग में सपोर्ट देती है। लेकिन टेस्ला ने बोला कि आप, वार्निंग भी दी कि भैया आप अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रखो, आप सराउंडिंग्स को लेके अवेयर रहो और हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहो।
तो हमने जब इस पूरे पैसेज को पढ़ा, हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया है? टेस्ला का लिया है। पहले ऑथर ने एग्जाम्पल किसका लिया था? लॉन मोवर का लिया था। अब ऑथर ने एग्जाम्पल टेस्ला का लिया है कि टेस्ला में एक मोड होता है ऑटो पायलट मोड। तो इसमें क्या होता है, ड्राइवर को लगता है कि ऑटो पायलट मोड में मैंने गाड़ी लगा दी है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, गाड़ी अपने आप चलेगी। बट एक्चुअल में गाड़ी अपने आप नहीं चलती है। टेस्ला भी कहता है कि भाई ये दूरी बना लेगा, ये आपको सपोर्ट दे देगा, लेकिन आपको भी अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पे रखना पड़ेगा, आपको भी सराउंडिंग्स को लेके अवेयर होना पड़ेगा, आपको भी इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो टेस्ला की गाड़ी का ये ऑटो पायलट मोड भी क्या है? सेफ नहीं है। सो दिस वॉज द मेन आइडिया, ये मेन आइडिया था। समझ आया कैसे निकाला? अब इसमें हमने क्या क्या स्किप किया, देखो हमने क्या क्या नहीं पढ़ा। मैंने बस इसको यहां तक पढ़ा, करंट सिचुएशन इन्वॉल्विंग टेस्ला। सिचुएशन जो है इसकी है, इन लोगों को मैंने बस ये पढ़ा, रेगुलेटर्स, कंपनीज अकाउंटेबल, इन लोगों को कंपनी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। बस मैंने इसको यहां पढ़ा, कैसे सपोर्ट करना चाहिए मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद टेस्ला ने कितने व्हीकल्स निकाले ये नहीं पढ़ा, बस व्हीकल्स वापस बुला लिए ये पढ़ा। इस पूरे की मैंने फुल फॉर्म नहीं पढ़ी, बस मैंने ये पढ़ा, ये इसको पता चला कि ड्राइवर्स मिसयूज कर सकते हैं। फिर मैंने इसकी फुल फॉर्म नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा कि बस इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। देख रहे हो? फिर ऑटो पायलट से सेल्फ ड्राइविंग नहीं होती है, कार को डिस्टेंस पर रख सकता है, बस मैंने इसको यहां तक पढ़ा। और फिर मैंने अगला वर्ड ये पढ़ा कि ये सपोर्ट देता है। फिर मैंने पढ़ा टेस्ला ने वार्निंग दी है कि हाथ रखो स्टीयरिंग व्हीकल्स पे, और ये सब। क्या समझ में आ रहा है स्किमिंग कैसे कर रहे हैं? अभी थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा स्किमिंग, बट जैसे जैसे हैबिट पड़ जाएगी स्किमिंग की, वैसे वैसे इजी लगने लग जाएगा। चलो अगला पैसेज अब स्किम करते हैं, है ना? अब आप लोग करोगे, अब मैं नहीं करूंगी। सभी के पास 45 सेकेंड्स का टाइम है। स्किम द पैसेज एवरीवन, और मुझे मेन आइडिया बताना कि आपको क्या समझ में आया, मेन आइडिया क्या है। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस वर्ड से। अब मैच करना आपका मेन आइडिया, मेरा मेन आइडिया मैच किया नहीं किया। अगर मैच कर गया तो मतलब आपको स्किमिंग आ गई। देखते हैं। ये सब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इतनी डेथ्स हुई, इतनी इंजरीज हुई, बस मैंने पढ़ा बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, क्रैशेस हुए। ये इससे मैच नहीं करती, बट कंपनी ने रिकॉल कर लिया, वापस बुला लिया अपने व्हीकल्स। सॉल्यूशन क्या दिया? एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया उन्होंने, जिससे कि कंट्रोल्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये जो है इवेलुएट कर रहे हैं इसको। जब सॉफ्टवेयर चेंज आया, हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि इससे कोई काम वाम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर से कोई काम नहीं होने वाला है, टेस्टर्स अभी भी ऑटो पायलट को यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया ये था कि कंपनी ने कुछ नहीं किया, कंपनी ने सिर्फ क्या किया? सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। एजेंसीज ने बोला सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई फायदा नहीं। तो टेस्ला की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे थे, जब उसको बोला गया कंपनी को कि तुम इसको ठीक करो, तो कंपनी ने क्या किया? बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दिया, जबकि सॉफ्टवेयर अपडेट से कोई फायदा नहीं, अभी भी मिसयूज नहीं रुका। समझ आया कैसे स्किमिंग करी? अब देखो क्या क्या मैंने नहीं पढ़ा, ये भी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि किस किस चीज को मैंने नहीं पढ़ा। तो ध्यान से देखना, ये नेवरदलेस, अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट, कितनी डेथ हुई, कितनी इंजरीज हुई, ये नहीं पढ़ा मैंने, बस ये पढ़ा डेथ हुई। कितने क्रैशेस हुए ये मैंने नहीं पढ़ा।
किसके क्रैशेस हुए, ये सब नहीं पढ़ा मैंने। सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इतना पढ़ा, इतना समझा कि सिर्फ डेथ हुई है टेस्ला की वजह से। फिर मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा, कंपनी ने वापस बुलाया, और एक मैंने पढ़ा कि उसने एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया। फिर इसके बाद ये जांच कर रहे हैं, फिक्स, इसको पढ़ा मैंने, इनसफिशियंट है, सॉफ्टवेयर मिसयूज को नहीं रोक पा रहा ज्यादा, तो इससे मैंने क्या निकाला कि सिर्फ मिसयूज को नहीं रोका जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर का कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। क्लियर? आपको ना अपने आप को रोकना नहीं है किसी चीज को पढ़ने से, कुछ बताना नहीं है अपने आप को पढ़ना, सिर्फ अपनी आंखों को घुमाना है, और जो जो इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है उसको ग्रास्प करना है, दैट इज स्किमिंग। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चंस करते समय हमको क्या करना पड़ता है, ये तो अभी मैंने आपको स्किमिंग सिखाई है, अब इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह कैसे करेंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पहले कुछ स्टेप्स सीख लो। तो जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, जब भी कोई आपका लॉन्ग पैसेज होता है, क्या होता है, जब भी कोई आपका लॉन्ग पैसेज होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस को रीड क्यों करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनको हमको रीड करना है वहां पे। मतलब हम इसमें क्या मार्क करते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है, हर किसी का इंपॉर्टेंट शब्द अलग अलग हो सकता है, तो आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर दो। कीवर्ड्स की हिंट क्या होती है, कोई नंबर दिया हुआ है तो वो कीवर्ड होगा, किसी का नाम दिया हुआ है तो वो कीवर्ड होगा, किसी का कोई एक्शन दिया हुआ है कि वो क्या कर रहा है, वर्ब दी हुई है, तो वो कीवर्ड होगा। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहे हैं उसको लिख लो, नहीं अपने पेज पे लिख लो, अगर याद रख सकते हो तो याद कर लो। फिर इसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप पैसेज को स्किम करते हो, जैसे कि अभी हमने किया, लेकिन इसमें एक स्टार मार्क क्या है, जिस लाइन में आपको कीवर्ड मिलता है उस लाइन को रीड करते हैं। पैसेज को आपने स्किम किया और जिस लाइन में आपको कीवर्ड मिल रहा है उस लाइन को आप क्या करते हो, रीड करते हो। इसलिए हमने इससे पहले क्या किया था, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद आप बैक टू बैक आंसर्स देते हो। अच्छा, आंसर्स देने के भी 3-4 तरीके होते हैं। अब बहुत बार एग्जाम्स में क्या होता है, आपका ना टाइम अप हो जाता है, आप पैसेज को स्किम करते रह जाते हो और टाइम अप हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं कुछ चीजें बोलती हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करते समय, जिससे कि आपके मार्क्स स्कोर हो जाए। सबसे पहले ना आरसी में जो वोकैब वाले क्वेश्चन हैं, कोई फिलर वाला क्वेश्चन आया है आरसी में, कोई एरर रिडक्शन वाला क्वेश्चन आया है आरसी में, या कोई मिससेलेनियस क्वेश्चन आया है जिसमें पैसेज की कोई बात नहीं है, उन क्वेश्चन को सबसे पहले कर लो, जिससे कि पैसेज को स्किम करने से पहले भी आपके वो वाले मार्क्स सिक्योर हो जाए। उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस पर उनको स्टार्टिंग में कर लो। चल, अभी हमने पैसेज रीड नहीं किया है ना, अभी हमने पैसेज स्किम किया है, तो देखते हैं कि क्या हम स्किमिंग से आंसर कर पाते हैं पैसेज का। तो लेट्स ट्राई इट। फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं चाहूंगी आप लोग ट्राई करके मुझे आंसर बताओ, एवरीवन। लेट्स सी कितने लोगों का आंसर ठीक निकलता है। मैन्युफैक्चर का रिस्पॉन्स क्या था सेफ्टी कंसर्न्स को लेके उस हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो मैन्युफैक्चरर को जब बताया गया कि भाई तुम्हारे प्रॉब्लम, तुम्हारे जो मशीन है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक करो, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। मैन्युफैक्चरर ने कुछ भी नहीं किया, वो जो उसकी डिजाइन थी उसी को चलाता रहा, डबल डाउन और कर दिया। डबल डाउन का मीनिंग क्या है, उसके ऊपर और जोर देना स्टार्ट कर दिया और उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। चलो, क्या उसने प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत की तुरंत, क्या उसने तुरंत की तुरंत इनकॉर्पोरेट कर लिए, लागू कर लिए डिजाइन के चेंजेस? नहीं।
मैन्युफैक्चरर ने परसिस्ट किया। परसिस्ट का मीनिंग क्या है? लगातार एग्जिस्टिंग डिजाइन को बनाता रहा, चलाता रहा। उसने जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी उनको इग्नोर किया, सही है। उसने ऑल्टरेशंस, ऑल्टरेशंस मीन्स चेंजेस, चेंजेस को अपना लिया बहुत सालों बाद, नहीं। मैन्युफैक्चरर ने डेफिशिएंसीज को एडमिट कर लिया, मान लिया कि उसके अंदर कमी है। हाँ, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या डी वाले बच्चों? लेकिन उसको ना इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब आप कह रहे हो कि मैन्युफैक्चरर तो बहुत अच्छा था भाई, आप तो मैन्युफैक्चरर की तारीफ कर रहे हो कि उसने मान लिया कि उसके अंदर गलती है और उसने कोशिश भी करी इम्प्लीमेंट करने की, वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाया बेचारा। इतना सॉफ्ट हार्ट क्यों आपका मैन्युफैक्चरर की तरफ? आपको इतना प्यारा क्यों लग रहा है मैन्युफैक्चरर की बेचारे ने अपनी गलती भी मान ली और बेचारे ने कोशिश भी करी चेंजेस लाने की, हालांकि वो ला नहीं पाया चेंजेस, प्रॉब्लम आ रही थी उसको, बट उसने ऐसा कहाँ से लिखा था, कहाँ ये भावना लगाई? नहीं है डी आंसर बेटा, आंसर इज बी। चलो अगला, कोशिश करो। टेस्ला और उसके ऑटो पायलट सूट, टेस्ला और उसके अंदर जो सिस्टम था ऑटो पायलट, उसको लेके ऑथर क्या कह रहे हैं? टेस्ला का जो ऑटो पायलट था वो बहुत सिक्योर था, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, कोई इशू ही नहीं था उसमें, बिल्कुल सही था। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टेस्ला के डिजाइन में, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, वो NHTSA की वजह से थी। मतलब पता है क्या कह रहे हैं बी वाले बच्चे? बी वाले बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ला बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं थी, टेस्ला बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं थी, टेस्ला की डिजाइन में जो गलतियां थी उसकी जिम्मेदारी तो इनकी थी, नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की थी, उनकी जिम्मेदारी थी भाई, टेस्ला की कोई गलती नहीं थी। हाँ, महापापी अवार्ड, मैम बस वर्ड मैचिंग कर लिया, ऐसी कोई फुल फॉर्म सी पढ़ी तो थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी, एट्रीब्यूट भी सब उसको उसका कारण बता रहे हो। चलो, इन रिस्पॉन्स टू सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न्स के रिस्पॉन्स में टेस्ला ने खुद से अपने व्हीकल्स को वापस बुला लिया। अभी सी वाले महापापियों से मैं बात करूंगी, लिखा हुआ था ये। कॉल्स आर बीइंग मेड, क्या बोला जा रहा है फेडरल सेफ्टी रेगुलेटर्स को कि भाई आप कंपनीज को जिम्मेदार ठहराओ सेफ्टी के लिए। डिमांड की जा रही है रेगुलेटर्स से कि आप कंपनी को जिम्मेदार ठहराओ गड़बड़ के लिए। डी भी सही है। अब क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ सी आंसर है या डी आंसर है? ऑथर ने टेस्ला की तारीफ करी है या ऑथर ने टेस्ला की बुराई करी है, पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, सी वाले महापापियों से मैं बात करूंगी, महापापी अवार्ड उनको देना चाहूंगी। ऑथर ने टेस्ला की तारीफ करी है, ऑथर ने टेस्ला की बुराई करी है, मेन आर्ग्यूमेंट। आप पता है क्या कह रहे हो, अरे टेस्ला इतनी बढ़िया कंपनी है ना, जैसे ही उसकी सेफ्टी कंसर्न्स की बात आई तो टेस्ला ने बोला अच्छा मैंने गलती करी है, कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने व्हीकल्स को सबको वापस बुलाता हूँ। आपने तारीफ कर दी यहाँ पे टेस्ला की। ऑथर ने इस स्टेटमेंट को बुराई करने के लिए लिखा था कि टेस्ला ने अपने व्हीकल्स को वापस बुला लिया और एक बेकारी का सा सॉफ्टवेयर अपडेट देके वापस भेज दिया। तो ऑथर तारीफ नहीं कर रहे, टेस्ला की बुराई कर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि भाई रेगुलेटर्स को अब कंपनीज को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा उनकी गलती के लिए, इसीलिए टेस्ला का एग्जांपल दिया गया था। तो आंसर इज डी नॉट सी। भावनाओं को मत लगाओ, पैसेज को ध्यान से पढ़ो, वर्ड मैचिंग से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस इजी नहीं है, परफेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हो, इजी नहीं है कि बस सबका आंसर सही निकल गया, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन, टेस्ला के ऑटो पायलट का मेन फीचर कौन सा था? मेन फीचर क्या था? मेन फीचर वही था कि दूरी आपको बता देगा कितनी दूरी रखनी है और आपको सपोर्ट दे देगा, सपोर्ट कर देगा और दूरी बता देगा, ये था मेन फीचर। तो व्हीकल पूरा इंडिपेंडेंस अचीव कर लेगा? नहीं, ऑथर ने बोला पूरा इंडिपेंडेंस तो अचीव कर ही नहीं सकता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है। टोटल कंट्रोल हो पाएगा व्हीकल के ऊपर? ये भी उल्टा लिखा हुआ है, टोटल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ आपको हेल्प करेगा। उसके पास सेंसर्स हैं कि वो खुद से मैनेज कर लेगा, कार की डिस्टेंस मैनेज कर लेगा और आपको सपोर्ट दे देगा, बिल्कुल सही है। प्रिसाइज का मीनिंग होता है एक्यूरेट, ऑटोनॉमसली मीन्स इंडिपेंडेंटली, कटिंग एज मीन्स हाई टेक्नोलॉजी। लगातार ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए फॉर द व्हीकल टू, कि व्हीकल काम ही ना करे, मतलब व्हीकल अच्छे से काम करे, इसलिए लगातार ध्यान रखना होगा? नहीं, ऑथर ने बोला कि बस आपको अवेयर रहना होगा कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, आपको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। इंटरवेंशन का मीनिंग होता है बार बार बीच बीच में आना, बार बार चीजों को करना। तो ये भी बहुत ही उल्टा आंसर हो गया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी, कि टेस्ला ऑटो पायलट का ये फीचर है। और वैसे भी डी कोई फीचर नहीं है, फीचर का मतलब होता है उसके अंदर क्या एडिशनल चीज है। डी तो कह रहा है कोई चीज है ही नहीं, इंसान को ही करना पड़ेगा, तो डी तो आंसर नहीं हो सकता। चलो अगला, आंसर देंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? टेस्ला ने जो इनका एनालिसिस था उसके खिलाफ कॉन्टेस्ट किया, लेकिन इसने खुद से बट ऑप्टेड अगेंस्ट अ वॉलेंट्री रिकॉल ऑफ ओवर 2 मिलियन यूएस व्हीकल्स। 2 मिलियन यूएस व्हीकल्स को वॉलेंट्री मीन्स खुद से रिकॉल किया, लेकिन उसके अगेंस्ट ऑप्ट किया। तो ऑप्ट अगेंस्ट का मतलब होता है नहीं किया, ये अगेंस्ट वर्ड ने गड़बड़ कर दिया, मतलब उसने व्हीकल्स वापस नहीं बुलाए, जबकि पैसेज में तो लिखा हुआ था व्हीकल्स वापस बुलाए थे उसने। तो ये तो फॉल्स हो गया, उसने व्हीकल्स तो वापस बुलाए थे ना, और यहां लिखा हुआ है ऑप्टेड अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स नहीं बुलाए। चलो, पैसेज हिंट कर रहा है कंपनीज में, इसमें टेस्ला भी आता है, कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इम्परवियसनेस की एयर के साथ ऑपरेट करते हैं, मतलब ये सेफ्टी को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, टेस्ला की बुराई करी है ऑथर ने। तो लॉन मोअर मैन्युफैक्चरर जो था उसने बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन चेंजेस करे, जिससे कि आगे ट्रेजेडी ना हो, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, डिजाइन चेंजेस तो उसने किए ही नहीं। तो आंसर इज ए, ओनली बी। सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर है? बी वाला आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स है? फॉल्स वाले बताने हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने इवेलुएट नहीं किया, नहीं, ऑटो पायलट की जांच तो हुई थी, फॉल्स है। मैन्युफैक्चरर ने सारी डेफिशिएंसीज हटा दी थी, नहीं हटाई थी उसने भी, ये भी फॉल्स है। ऑटो पायलट एक फुली इंडिपेंडेंट सिस्टम है और उसको वैलिडेट कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया कि ऑटो पायलट एक फुली इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ये भी फॉल्स है। सारे के सारे फॉल्स हैं। तो आंसर इज ऑल ए, बी एंड सी, सारे के सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। नेक्स्ट, तो बेटा मैं आपको पहले से ही बोला था परफेक्शन क्लास के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मैं आपको एक बहुत इजी सा पैसेज भी करवा सकती थी जिसके आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट निकल जाते हैं, नहीं, बट इजी चीजों के पीछे नहीं भागना है।
हमेशा ऐसी चीजें करनी है जिसमें दिमाग लगे। वॉलंटरी मीन्स खुद से। टेस्ला ने क्या सोल्यूशन दिया चीजों को ठीक करने का? तो जो चिंताएं रेज की गई उसमें टेस्ला ने क्या सोल्यूशन दिया? टेस्ला ने एक कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया। बिल्कुल सही है। पूरी तरीके से रिफॉर्म कर दिया। कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स कंप्लीट। कंप्लीट चेंज कर दिया? नहीं। टेस्ला ने कोई एक्शन ही नहीं लिया? नहीं। टेस्ला ने सॉफ्टवेयर अपडेट तो दिया था। टेस्ला ने खुद से सारे व्हीकल्स बुला लिए वापस चिंताओं को एड्रेस करने के लिए। ये सोल्यूशन नहीं था। सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन होता है जब आप किसी चीज को ठीक करते हो उसको सोल्यूशन कहते हैं। ये तो एक स्टेप था। दिस वॉज नॉट अ सोल्यूशन। तो आंसर वॉज व्हाट? आंसर वॉज, कुछ बच्चों ने डी आंसर भी मार्क किया है। फिर से कह रही हूँ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा गया है। टेस्ला ने सॉल्यूशन क्या दिया? डी इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलो, पैसेज क्यों बोल रहा है कि जरूरत है फेडरल सेफ्टी रेगुलेटर्स को कि वो और ज्यादा निम्बल, निम्बल का मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल हो जाए, और ज्यादा एक्टिव हो जाए। क्यों जरूरत है? क्यों पैसेज कह रहा है कि नीड है? क्यों? क्योंकि सरकार की नजर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सरकार के बारे में तो कोई मेंशन ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ज्यादा पैसा दें टेस्ला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, इसीलिए कह रहा है कि इनको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है? नहीं। सेफ्टी एजेंसीज की अथॉरिटी कम हो जाए? नहीं। कि तुरंत के तुरंत सेफ्टी को लेके जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस कर सके, कंपनीज को जिम्मेदार ठहरा सके एक टाइमली मैनर, मतलब पहले से वो कंपनी को जिम्मेदार ठहरा सके, डेथ्स होने का वेट ना करे। बिल्कुल सही आंसर इज फेडरल मीन्स जो गवर्नमेंट के जो सेफ्टी रेगुलेटर्स हैं, जो अथॉरिटी है उसको बोला गया फेडरल सेफ्टी रेगुलेटर्स। चलो अगला। अब ये किसका क्वेश्चन है? ये आपका फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 3 फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब कहां पर आई। आंसर कोशिश कीजिए। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि एक ऐसा सिनेरियो जो है बहुत बार सामने आया है। यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए था कि एक ऐसी चीज बहुत बार सामने आई है। चलो सारी फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग देखते हैं। प्ले ऑन का मीनिंग होता है किसी का फायदा उठाना। एक्सप्लॉइट समवन, किसी का फायदा उठाना, तो ये तो नहीं हो सकता। प्ले एट जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है कि आप जो है एक तरीके से मुखौटा पहन के रखे हो। इसका मतलब आप जो है किसी चीज को कर रहे हो बट एक्चुअल में आप वैसे हो नहीं, उसको बोलते हैं प्ले एट। या फिर एक दूसरा मीनिंग इसका होता है प्ले एट समथिंग मीन्स आप उस चीज को लेकर सीरियस ही नहीं, दैट इज प्ले एट मीन्स नॉट सीरियस अबाउट समथिंग। एक दूसरा मीनिंग क्या होता है? दिखावा करना, प्रिटेंड करना। लास्ट है प्ले इन। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप एक तरीके से बिहेव कर रहे हो और आप उस तरह जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो उस तरीके में आप बहुत ज्यादा सेटल हो गए, मतलब एक तरीके से आप उसमें बहुत खुश हो, बहुत कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो उस तरीके से, कंफर्टेबल विद समथिंग। कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था अ सिनेरियो लाइक दिस हैज पुट आउट, नहीं सॉरी, प्लेड आउट। प्लेड आउट का मतलब क्या है? हमारे सामने आया है। तो एक ऐसा सिनेरियो जो है सामने आया है बहुत सारे ओकेजन्स में रिसेंट ईयर्स। कोई दिक्कत किसी को तो प्ले ऑन, प्ले एट, प्ले इन कुछ भी नहीं आ सकता था, प्ले आउट आ सकता। फ्रेजल वर्ब्स समझ आया फर्स्ट पैसेज सभी को?
एक्सप्लॉइटेड का मीनिंग क्या होता है? किसी का फायदा उठाना, यू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। स्किमिंग कर रहे हैं दूसरे पैसेज की, तैयार है स्किमिंग के लिए? देखते हैं कितने लोगों को स्किमिंग आई। यहां से लेकर यहां तक स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्ले आउट मीन्स कोई चीज होना, हैपन होना, तो ऐसी चीज हुई है। दोनों मीनिंग्स होते हैं प्ले आउट के, एक होता है कोई चीज हो रही है, एक होता है कोई चीज डेवलप हो रही है धीरे धीरे, ऐसे मतलब वही चीज हो रही है उस तरीके से। मैम एग्जॉस्टेड भी होता है, एग्जॉस्टेड भी होता है, थक जाना भी होता है, बट यहाँ पे थक जाने वाला मीनिंग नहीं, यहाँ पे होने वाला मीनिंग, कोई चीज हो रही है। डन, चलो देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म्स ने स्क्रैप कर दिया, इंजेस्ट कर लिया, मतलब बहुत सारी स्टोरीज थी उनको अपने अंदर ले लिया। ये आर्ट स्टूडेंट्स जैसा है जो पेंट करना सीख रहे हैं मोनालिसा को दोबारा बना के, या एक गलत है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि एक लॉ केस फाइल हुआ मैनहट्टन में, जिसमें और क्रिएटर्स और कॉपी ओनर्स भी ज्वाइन कर गए हैं। ये एआई कंपनीज को चैलेंज कर रहे हैं कि वो उनका काम यूज कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्ड करेंगे कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए ये चीज़ों को यूज़ करना सही है लॉ के अंदर। इन्होंने एक ऑलरेडी एक मूव कर दिया है, एक डिफेंस लिया है, मतलब किस चीज़ का सहारा लिया है, एक और इन्होंने लॉ सूट चल रहा था उसको डिसमिस करने के लिए। सेम सिनेरियो था, सिर्फ मेन आइडिया एक ही है। मेन आइडिया क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक केस चल रहा है। केस क्या है कि आप हमारा कंटेंट को यूज़ कर रहे हो, जो कि हमारा कॉपीराइटेड कंटेंट है, उसको यूज़ कर रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज के अगेंस्ट ये केस चल रहा है। ये कंपनीज क्या कह रही है कि भाई इसको हम यूज़ अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं और ये सही है। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मैच किया? इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना था? फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप का मीनिंग नहीं पता, छोड़ दो। पेन्स टेकिंगली का मीनिंग नहीं पता, छोड़ दो। ये नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ना था। ये मैनहट्टन कहाँ हुआ, ये नहीं पढ़ना था। डिफेंडेंस, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, ये सब नहीं पढ़ना था। कॉमेडियन का नाम क्या था, नहीं पढ़ना था। ये कौन सा कोड था, कहाँ का कोड था, नहीं पढ़ना था। जब भी किसी का नाम दे रखा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा हो, कोई डेटा दे रखा हो, कोई ऐसा वर्ड हो जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, नहीं पढ़ना। बस इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरऑल मीनिंग। तो ओवरऑल मीनिंग क्या समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक केस चल रहा था। केस ये था कि आप हमारा कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहे हो, उन्होंने बोला कि वो सही है यूज करना। दिस वॉज द मेन आइडिया। बस समझ आ रही है इसकी नहीं? अभी मैं रीडिंग नहीं समझा रही हूँ बेटा, रीडिंग और स्किमिंग में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। चलो अगला पैसेज स्किम करेंगे, मेन आइडिया बताएंगे। नजर जाएंगे तो पढ़ोगे बट इग्नोर कर दो, मीनिंग को लो ही मत उसको। नजर तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बस इग्नोर कर दो। चल आगे,
इन्होंने बुक्स को भी यूज किया है ट्रेन करने के बाद, मतलब बुक से ट्रेनिंग की, फिर बुक्स का ही कंटेंट यूज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है ये केस। जज ने अभी मेटा के मोशन को ग्रांट किया, सबको डिसमिस कर लिया, बस एक क्लेम को डिसमिस नहीं किया। ये बहुत सारी थ्योरीज पर बेस्ड था। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ने बोला कि फेयर लर्निंग की थ्योरी दी कि भाई कॉपीराइट मटेरियल्स का कंटेंट यूज करना, चीज करना ठीक है, हम एआई के सेट्स को ट्रेन ही तो कर रहे हैं, तो ह्यूमंस भी तो प्राइवेटली कॉपीराइटेड वर्क्स को यूज करते हैं, उनसे पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो चीजें हैं ये आर्टिकल से बिल्कुल सेम जा रही हैं, ऐसा पेपर ने बोला। ये यूज ठीक है, मतलब बोल रहे चीजें ठीक है। ह्यूमंस भी तो हम क्या करते हैं, किसी ने कोई बुक लिखी होती है, किसी ने कुछ लिखा होता है, हम भी तो उसको पढ़ के अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पढ़ के अपने आप को ट्रेन कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर ये चीज नहीं होती तो इन लोगों के ऊपर कॉपीराइट लग जाता, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस लग जाता। इससे क्या होता कि ये जो पब्लिशर्स हैं, बाकी जो कंटेंट लिख रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिलता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और एबिलिटी मिलती कि वो बता पाते कि आप ये यूज करो, ये मत यूज करो। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि ऑथर ने बताया फेयर डिफेंस क्या है। फेयर डिफेंस क्या है, डिफेंस मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज क्या यूज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई जब ह्यूमन सीखने के लिए चीजों को पढ़ता है दूसरों की द्वारा लिखी हुई, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो ह्यूमन ही है एक तरीके से, ह्यूमन की इंटेलिजेंस को ही तो कॉपी किया जा रहा है, तो अगर वो भी सीखने के लिए चीजों को पढ़ रही है तो उसमें क्या बुराई है, सही है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से ठीक है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज को इस्तेमाल नहीं करती, या ये जो लोग हैं ये इसको केस को यूज नहीं करते, तो होता क्या, जिसने कोई बुक लिखी है, जिसने कोई पब्लिश किया है आर्टिकल, जिसने उस चीज को क्रिएट किया है, वो प्रॉफिट ले लेता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज का, कि भाई तुम मेरा काम, मेरी चीज को यूज कर रहे हो अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो तुम मुझे प्रॉफिट दो, या फिर तुम मेरे हिसाब से मेरा कंटेंट यूज करो, सारा कंटेंट मत यूज करो। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्या मेन आइडिया समझ में आया सभी को। चलो लास्ट पैराग्राफ। अभी बेटा फर्स्ट क्लास में उतने अच्छे से स्किमिंग नहीं आएगी, अभी थोड़ी थोड़ी स्किमिंग आएगी, जैसे जैसे रेगुलर होगी तब जाके स्किमिंग पे कमांड आएगा। चलो मुझे इसका मेन आइडिया बताओ। इसका क्या है, फिर एक स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला कि जो फर्म है वो कंटेंट क्रिएटर्स के, ओनर्स के राइट को रिस्पेक्ट करती है, उनके साथ वो काम कर रही है जिससे कि उनको भी फायदा हो। बातचीत चल रही है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो उनको लग रहा है कि ये जो केस वेस हुआ हम इससे थोड़ा सा नाखुश है। अब हमें लगता है कि हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे, पब्लिशर्स के साथ मिलजुल के काम करेंगे, दोनों का फायदा होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने तो कुछ नहीं बोला। जब 8 स्टूडेंट्स मोनालिसा को कॉपी करते हैं तो वो समझते हैं कि किस तरीके से उसका विजन एग्जीक्यूट किया। उनका गोल होता है कि वो अपना विजन को बनाए उस चीज को यूज करके ओरिजिनल स्टाइल में, ना कि कॉपी करते हैं। तो मेन आइडिया दो थे। पहला मेन आइडिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी पब्लिशर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो मिलजुल के काम करेंगे। इस चीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। पहली चीज तो ये थी, म्यूचुअली दे विल वर्क इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल वे, एक दूसरे का फायदा करते हुए काम करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि जब ये एग्जाम्पल दे रहे हो आप कि जितने भी आर्ट क्रिएटर्स होते हैं वो भी तो लियोनार्डो दा विंसी को कॉपी करते हैं, मोनालिसा बनाते हैं, तो उसका क्या एग्जाम्पल है, मोनालिसा सेम टू सेम नहीं बनाते, वो उसको समझते हैं, उससे कुछ और बनाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या करता है, बिल्कुल सेम बना देता है। तो वो एग्जाम्पल ठीक नहीं है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। समझ आए क्वेश्चंस, सॉरी पैसेज समझ आया सभी को। क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। चलो
देखते हैं ठीक निकलते हैं नहीं निकलते आप लोगों के आंसर सब। स्किमिंग हमने कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे सभी लोग। ध्यान से पढ़ो और आंसर दो, घोटाला मत करना, सारे पैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़। फेयर लर्निंग क्या है? व्हाट इज फेयर लर्निंग? फेयर लर्निंग क्या बोली थी ऑथर ने कि भाई सही है ना यार, हम चीजों को सीख रहे हैं, किसी दूसरे ने लिखी वो चीज, हम अपनी समझ के लिए, चीजों को सीखने के लिए अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें कॉपीराइट वाली बात कहां से आ रही? ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज क्या कह रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज कह रही हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ सीखने के लिए अगर किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है? सीख ही तो रहा हूं, इंसान भी तो यही करता है, सीखता ही तो है। डी वाले बच्चे इस चीज को अच्छे से पढ़ो, एजुकेशनल पर्पसेस की बात नहीं हो रही, एजुकेशनल और लर्निंग डिफरेंस है बेटा। एजुकेशनल पर्पस का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स एकेडमिक से रिलेटेड। डी नहीं है आंसर, इसको हटाओ यहां पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फेयर लर्निंग क्या है कि भाई मैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए, चीजों को सीखने के लिए अगर कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहा हूं तो उसका लॉजिक बताया ऑथर ने कि वो सही है। व्हाट इज द आंसर बताओ? दी प्रोपोजिशन थ्योरी है क्या ये कि एआई का जो आउटपुट होता है वो सेम होता है? नहीं, लॉजिक बताया ऑथर ने कि भाई मैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहा हूं, फेयर लर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो सकता। लॉजिक है कॉपीराइटेड मटेरियल को इंक्लूड करने का ट्रेन करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ये असर्शन है कि एआई फर्म से कंटेंट क्रिएटर्स का बेनिफिट होता है तो गलत है, बेनिफिट तो हो नहीं रहा, उनका तो नुकसान हो रहा है, उनका कॉपीराइट कंटेंट आप यूज कर रहे हो, तो ये तो गलत है। कंपैरिजन किया गया है एआई ट्रेनिंग प्रोसेस के बीच में और इंसान जो कॉपी करता है कॉपीराइटेड वर्क्स, कंपैरिजन को फेयर लर्निंग थोड़ी ना बोला गया है। किस चीज को फेयर लर्निंग बोला गया कि मैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए पढ़ रहा हूँ, कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहा हूँ। आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी, नॉट डी। कोई परेशानी किसी को भी? चलो अगला। पैसेज के हिसाब से आर्ट के स्टूडेंट्स मोनालिसा को क्यों कॉपी करते हैं? बहुत गहराई वाले क्वेश्चन है बेटा, ऊपर ऊपर से नहीं होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। तो आर्ट स्टूडेंट्स जो है मोनालिसा को क्यों कॉपी करते हैं पैसेज के हिसाब से? आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर इज कॉपी करने के लिए करते हैं? नहीं, कॉपी नहीं कर रहे। फेमस पेंटिंग्स की कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। डिवाइस में सजेस्ट करते हैं टूल्स की किस तरीके से सेलिब्रिटी आर्टवर्क्स को क्रिएट, टूल्स बनाने के लिए करते हैं? नहीं। नहीं, वो उन मेथड्स को ग्रास्प करना चाहते हैं, उन मेथड्स को लेना चाहते हैं जो डाविंसी यूज करते हैं, तो उन मेथड्स को समझने के लिए करते हैं, तो वो उन मेथड्स को समझने के लिए मोनालिसा को कॉपी करते हैं। आंसर इज व्हाट? चलो अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओपन एआई ने कैसे रिस्पॉन्ड किया?
ओपन एआई ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ओपन एआई ने क्या किया? ओपन एआई ने बोला कि भाई देखो मेरी बातचीत चल रही है उनसे, तो उन्होंने क्यों केस कर दिया? ओपन एआई ने क्या बोला था? देखो याद करो, हमने स्किमिंग करी थी। उन्होंने बोला था हम बातचीत कर तो रहे हैं, तो हम बड़े सरप्राइज है भाई क्यों केस कर दिया। भाई जब मेरी तुम्हारी बातचीत चल रही है कि मैं तुम्हें जो टॉपिक है उसके ऊपर, तो तुमने केस कैसे कर दिया जाके? बताओ आंसर क्या होगा? एवरीवन, उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जितने भी उनके ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट मीन रूल्स तोड़ने के इल्जाम जो लगे थे, एलिगेशंस मीन इल्जाम जो लगे थे, बिल्कुल साफ मना कर दिया और बोल दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही। नेगोशिएशंस मीन बातचीत, कोई बातचीत नहीं चल रही। नहीं, उन्होंने अपनी गलती मान ली और बोला कि चलो अब हम यूज नहीं करेंगे। ऐसा किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कि मैं गलत हूं, मैं यूज नहीं करूंगा? नहीं, उसने बोला मैं बड़ा कंफ्यूज हूं यार, कि तुम, मैं बड़ा सरप्राइज हूं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, तुमने केस कर कैसे दिया? भाई मैं तो बातचीत कर रहा था तुमसे। उसने हाईलाइट किया कि हमारी बातचीत चल रही है। ऑनगोइंग मीन्स लगातार, कंस्ट्रक्टिव मीन्स अच्छी बातचीत चल रही, डायलॉग्स मीन्स बातचीत, हमारी बातचीत चल रही है। उसने सपोर्ट किया, एडवोकेट्स किया, मीन्स इस चीज को सपोर्ट किया कि भाई एआई टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करे बिना लिमिटेशंस के। यहाँ पे तो केस की बात ही नहीं हो रही। आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी। चलो अगला। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? आपको क्या बताना है? कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? पैसेज के हिसाब से पहले मुझे बताओ, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? ये दोनों कहेंगे, एंटिसिपेटेड मीन्स एक्सपेक्टेड है कि दोनों क्या कहेंगे, फेयर यूज डिफेंस को यूज करेंगे। फेयर यूज डिफेंस का मतलब क्या है? कि भाई हम सीखने के लिए अगर तुम्हारा कंटेंट यूज कर रहे हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसी को यूज करेंगे। सही बात है, सही बात है, इसी को यूज करेंगे। उनके ऊपर कॉपीराइट का केस चल रहा है तो क्या करेंगे? फेयर यूज, कि भाई कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करना सही है अगर किसी को सिखाने के लिए यूज किया जा रहा है तो। जो केस चल रहा है मेटा के खिलाफ, जिसमें कॉमेडियन सराह सिल्वरमैन है और बाकी ऑथर्स हैं, उसमें क्या किया, सारे क्लेम्स को डिसमिस कर दिया गया सिर्फ एक को छोड़ के। सेफ फॉर वन मीन्स एक को छोड़ के। तो इसमें कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड था सराह सिल्वरमैन। चलो इस कीवर्ड पे आते हैं। ये कीवर्ड हमको कहाँ मिला था? सराह सिल्वरमैन, ये रखा था। चलो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जज ने क्या किया इसमें? आंसर बताओ, क्या ये सही है या गलत है? जज ने सबको डिसमिस कर दिया बट वन, एक को छोड़ के। टू डिसमिस ऑल बट वन, सबको डिसमिस कर दिया एक को छोड़ के। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू हो गया ये भी। चलो, तो ये जो फेयर यूज डिफेंस है, इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? फेयर लर्निंग, जो कि कुछ एकेडमिक्स सामने रखते हैं। मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है फेयर लर्निंग, जो कुछ एकेडमिक्स कहते हैं। तो फेयर डिफेंस का जो थ्योरी है वो फेयर लर्निंग की थ्योरी में ग्राउंडेड है। सही है ये भी, ये भी सही है, क्या प्रॉब्लम है? फेयर लर्निंग की थ्योरी तो है ये, कि भाई मैं कुछ सीख रहा हूं, कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहा हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? आंसर इज व्हाट? डी, ऑल ए बी एंड सी। पॉजिटिव मीन्स पुट फॉरवर्ड, जैसा कि कुछ एकेडमिक्स कहते हैं। तो फेयर लर्निंग जैसे कि कुछ एकेडमिक्स कहते हैं, इसकी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी, यहीं से आया है।
समझ आया सभी को? मजा आया? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। एकेडमिक्स मतलब एजुकेशन की फील्ड में, तो यहाँ लिखा हुआ था ना कि ये देखो, जब इंसान को कुछ सीखना होता है कहाँ मेंशन था ये चीज? ये यहाँ मेंशन थी, बताती हूँ एक सेकंड। जब हम स्किमिंग कर रहे थे तो हमने पढ़ा था, some academics have argued a theory of peer learning। उन्होंने बोला सही है। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रही हूँ इसी पैसेज के, करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 4 क्वेश्चंस होमवर्क हैं। क्या सभी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ करके लाएंगे? यस। अच्छा, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात, हम ना लास्ट में सेशन में ना 5 से 10 मिनट कुछ अच्छी अच्छी बातें किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये बातें हमारी लाइफ के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालती। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपनी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, क्वांट्स की भी करोगे, है ना, मैथ्स की भी करोगे, रीजनिंग की भी करोगे, जीए की भी करोगे, सबकी करोगे तैयारी। कुछ बातें गांठ बांधो। इंग्लिश में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरसी, पीजे और सीटी। क्वांट्स में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीआई। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पजल। जीए में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो ये चीजें रोज करो, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको रेगुलरली करो। ये मैं आपको रोज परफेक्शन में करवाऊंगी, कभी आरसी, कभी पीजे, कभी सीटी। सिमिलरली रोज एक हैबिट बनाओ कि रोज डीआई करना ही करना है। रोज एक हैबिट बनाओ रोज इतने पजल्स करने ही करने हैं। रोज एक हैबिट बनाओ कि करंट अफेयर्स वीडियो से या पीडीएफ से देखना ही देखना है। तो जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, हमेशा अपनी जिंदगी में एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। जो चीज टॉप प्रायोरिटी की है उसको हमेशा सबसे पहले करो। फिर जो चीज कम प्रायोरिटी की है उसको नीचे आओ, और कम प्रायोरिटी की उसको और बाद में, और कम प्रायोरिटी की उसको कम बाद में। तो जैसे आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो तो उसमें क्या करो, एक, जैसे मैं पहले करती थी, एक स्टार मार्किंग सिस्टम यूज करती थी। जो मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये तो करना ही करना है, ये तो किसी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। जैसे एडिटोरियल परफेक्शन तो किसी हालत में मिस नहीं होना चाहिए, डीआई 5 डीआई तो किसी हालत में मिस नहीं होना चाहिए, उस पर 5 स्टार मार्क करो। फिर 4 स्टार, जो आपको लगता है कि चलो टाइम मिलेगा तो कर लूंगा, उस पर 1 स्टार या 2 स्टार मार्क करो। तो इससे क्या होगा, जब आप अपनी टू डू लिस्ट को बार बार देख रहे होगे कंप्लीट करने के लिए, आप अपनी टू डू लिस्ट हो सकता है 50% ही कर पाओ, हो सकता है किसी दिन आप अपने टू डू लिस्ट 70% ही कर पाओ, लेकिन ये जो 5 स्टार या 4 स्टार वाले हैं उनको 100%। तो इससे भी आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। यस। अब आज की क्लास का मुझे फीडबैक चाहिए सबसे, और इनफैक्ट मुझे रोज की क्लास का फीडबैक चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। तो सभी लोग मुझे फीडबैक देंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी। मैं अपने फीडबैक पे, सॉरी, आपके फीडबैक पे बहुत काम करती हूँ, और यही मुझे एक रीजन लगता है आज परफेक्शन इस लेवल पे आया है। तो आई वॉन्ट अ फीडबैक फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि क्लास आपको कैसी लगी, और रोज चाहिए मुझे। आपको कहीं लगता है मैम ये कमी थी, या ये चीज़ और ऐड हो सकती थी, या अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझ में आया, आज मज़ा आ गया, स्किमिंग पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो मुझे इस तरह से ना, मेरे पास एक मेल ही होता है जहाँ से मैं आप लोगों का फीडबैक ले सकती हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है वो देख पाती हूँ। तो आई वॉन्ट इट फ्रॉम ऑल। ठीक है, चलिए तो सेशन एंड करते हैं। अगर हो सके परफेक्शन एडिटोरियल रोज करो, एक वोकैब प्रोडिजी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो 20 से 25 मिनट। आई होप सभी के पास है ये बुक, तो मेक श्योर करो कि 20 से 25 मिनट इसको भी पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि वोकैबुलरी ना धीरे धीरे डेवलप होती है, एक बार में डेवलप नहीं होगी। वोकैबुलरी डेवलप होगी रीडिंग से। तो रोज रोज वर्ड्स को पढ़ोगे, स्पेशली चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इसको तो सबसे पहले कंप्लीट करो। इसी से आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके आ जाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में आएंगे।
ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।